तो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर की, ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन हिंदी में, ठीक है, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझना है तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट है इसमें सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनमें से एक जो फिलअप है वो पक्का आता है पेपर में। ठीक है, तो इसको हमने खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक ही तरह के प्लांट्स को, ठीक है, बड़ी मात्रा में किसी जगह पे उगाया और उसको उसकी खेती की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसको बोला जाता है क्रॉप। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही कर लो। अब सेकंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। कि फसल को उगाने से पहले, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्या आता है, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। ये हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ सीड में। ठीक है, कि जो सीड है उसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो हम उसको बर्तन में डालते थे, ठीक है, उन सीड्स को। तो क्या होता था कि जो भी डैमेज सीड थे वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते थे। तो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। कि मतलब अगर फसल को अच्छे से ग्रो करना है तो सनलाइट तो काफ़ी उसको चाहिए होती है, और साथ ही साथ में उसको पानी और न्यूट्रिएंट भी क्या होते हैं, वो मिट्टी से चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब सेकंड आता है हमारे पास कि मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ आपको आइटम्स दी होंगी, इनको आपने मैच करना है कॉलम बी के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? ये हमने पढ़ा था कि खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो पैडी एंड मेज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। फिर सेकंड आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का मैंने बताया था कि आपने याद रखना है सिर्फ व्हीट। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा कि रबी क्रॉप्स की जो डेफिनेशन है वो याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। फिर थर्ड आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है हमारे पास? यूरिया और सुपर फॉस्फेट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड का आंसर। ठीक है, और फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या होता है कि जो कि एनिमल और प्लांट के वेस्ट से, ठीक है, जो भी खाद बनती है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोला जाता है। तो वो आता है एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ईजी है। ठीक है, सॉल्व करना इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के सिर्फ आपने दो एग्जांपल बताने हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है खरीफ क्रॉप की? ऐसी क्रॉप, ठीक है, जिनको कि रेनी सीजन में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है तो इसीलिए इनको रेनी सीजन में ग्रो करवाया जाता है, तो उनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप। तो उसके एग्जाम्पल क्या थे? पैडी और मेज़, मतलब धान और मक्की। ठीक है, फिर आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जिनको विंटर सीजन में ग्रो करवाया जाता है, तो उसके एग्जाम्पल थे वीट एंड पी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स दी हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग, इनके ऊपर हमने क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में हमने क्या करना है? पैराग्राफ लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे मैं आंसर बताऊँगा वही आपने लिखना है। अगर आपको समझ है तो अपने वर्ड्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? हमारे पास एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा मिट्टी को तैयार करना। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल विच इज एसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। अब प्रिपरेशन करते हैं हम सॉइल की ताकि जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाए। ठीक है, और जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं प्लांट्स की, वो आसानी से ज़मीन के अंदर चली जाए, मिट्टी के अंदर चली जाए। और क्या होता है कि साथ ही साथ में ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये जड़ों को अलाउ करता है कि वो सांस ले सकें आसानी से, मतलब मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है,
और क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी लूज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, और हमें पता है ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने में। ठीक है, सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हमने पढ़ा था कि जैसे ही जो भी अर्थवॉर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी वजह से जो रेजिड्यू होता है उनका, वो एज अ ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी के अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और सॉइल फर्टिलिटी क्या होती थी कि जो मिट्टी है वो कितने अमाउंट में, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सकती है तो वो ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो अर्थवर्म्स वगैरह क्या करते हैं कि ये मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी को लूज़ करते हैं, मतलब हम टर्न करते हैं, जैसे टीलिंग करते थे, तो उसकी वजह से क्या था कि जो भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी, ऐसी मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते थे, वो टॉप लेयर पे आ जाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाते थे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके ये आंसर भी नोट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आया है वो भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है सोइंग। ठीक है, अब सोइंग क्या होता है, मतलब बीज लगाना। मिट्टी को तैयार कर लिया तो सेकंड स्टेप रहता था हमारा बीज लगाना। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो रहती है सोइंग, क्योंकि क्या होता है कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फसल होगी हमारी अच्छी होगी या फिर ख़राब होगी। अब सब बीज को लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, बीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जो हेल्दी सीड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमने हेल्दी सीड को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद काम होता है हमारा उनको लगाना, बीज को लगाना। अब बीज को हमने पढ़ा था कि हम या तो ट्रेडिशनल मेथड से लगा सकते हैं, जो फनल शेप का हमारे पास जो टूल था उससे लगा सकते हैं, या फिर हम सीड ड्रिल से भी लगा सकते हैं। तो सोइंग में आपने सिर्फ इतना लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है वीडिंग। ठीक है, अब वीडिंग हमने क्या पढ़ा था, वीडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, कि मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ लगे होते हैं उनको निकालना, उसको बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, अब वीडिंग को निकालना ज़रूरी क्यों होता है। अब वीडिंग करना हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी क्रॉप्स होती है हमारी उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में। जब ये प्लांट लग जाते हैं साथ में तो क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिएंट के लिए क्रॉप प्लांट के साथ compete करना शुरू कर जाते हैं। मतलब कुछ जो न्यूट्रिएंट होंगे वो दूसरे प्लांट भी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी क्रॉप होगी उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, जो यील्ड होती है, उपज होती है, उसको कम कर देता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे ही फसल तैयार हो जाती है, अगर हम वीड को ना निकालें तो क्या होता है कि ये काटती बार जब ये ग्रो कर जाएंगे ना, ठीक है, तो जो फसल होगी उनके साथ मिक्स हो जाएगी और हार्वेस्टिंग कटिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और कुछ वीड्स होती थी वो पॉइजनस होती है। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस को पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये तो हमने पढ़ लिया, अब बात आती है कि इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो वीड्स होती है उनको टीलिंग की मदद से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, टीलिंग की मदद से हम क्या करते थे, जो भी वीड थी उनको, जो प्लांट्स थे उनको जड़ों से ही उखाड़ देते थे, जिसकी वजह से वो सूख जाते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका था हमारे पास मैनुअल मेथड। अब मैनुअल मेथड क्या होता था, इसमें हम जो सिकल होती थी उसकी मदद से, या तो क्या होता था कि जो ग्राउंड के नज़दीक से ही जो घास है उसको काट देते थे, या फिर खुरपी की मदद से हम क्या करते थे, उनको जड़ों से उखाड़ देते थे। ठीक है, और एक और तरीका था इनको मूव करने का, जो होता था वीडीसाइड का। ठीक है, वीडीसाइड क्या होता है, केमिकल से बने होते हैं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खेतों में स्प्रे किया जाता था। ठीक है, खेतों में स्प्रे किया जाता था, जिसकी वजह से जो वीड्स थी, ठीक है, वो क्या करते थे, सूख जाते थे और वो मर जाते थे। ठीक है, पर क्या होते थे, जो वीडिसाइड होते थे वो क्रॉप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते थे, मतलब उनका जो इफेक्ट था वो क्रॉप के ऊपर नहीं जाता था, वो सिर्फ वीड को मारते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारी जो फसल थी वो बच जाती थी। फिर नेक्स्ट आता है सिंपल सा थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द काफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। जो भी हमारे पास जो क्रॉप थी, ठीक है, जो दाने होते हैं उनको काफ से अलग करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। अब जो थ्रेशिंग है वो किसकी मदद से की जाती है, एक मशीन बताई थी हमने, कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है कि वो हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है।
मतलब क्या होता है, वो साथ साथ में फसल को काटता भी रहता है और साथ ही साथ वो थ्रेशिंग भी करता रहता है, तो उसको बोला जाता है कंबाइन, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है जो थ्रेशिंग है, मतलब जैसे छोटे किसान थे, ठीक है, वो कंबाइन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, विनोइंग की मदद से, क्या करते थे, विनोइंग की मदद से वो थ्रेशिंग किया करते थे। तो आप इस क्वेश्चन में इतना सा सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और जो लास्ट पॉइंट है 4th, इसको आप यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स तक, और इसको मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको बोला है कि इरिगेशन क्या होती है, और आपको ऐसे 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन से जो कि क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, पानी को बचाते हैं। ऐसे 2 तरीके इरिगेशन के जिनसे पानी की बचत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होती है, अब हमने पढ़ा था कि जो फसल थी उसको कुछ कुछ टाइम के बाद पानी देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब 2 मेथड मैंने बताए थे, ठीक है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो 2 मेथड मैंने बताए थे, उसमें एक स्प्रिंकलर सिस्टम था और एक ड्रिप सिस्टम था, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पे जो भी ड्रिप का मतलब आप समझ रहे हो, ड्रॉप समझ सकते हो, कि इसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे जो सोर्स ऑफ वाटर था, जहाँ से हम पानी को लेके आते थे, वहाँ से जो भी प्लांट होता था, ठीक है, जो भी प्लांट होता था उसके नज़दीक में हम पाइप को लगा देते थे, और यहाँ से बूंद बूंद करके जड़ों तक जो है वो पानी जाता था। तो इस मेथड से जो पानी था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी थी वो इस सिस्टम की थी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, ठीक है। मतलब बहुत कम पानी में हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को वाटर दे सकते थे, मतलब इरिगेशन हम कर सकते थे। फिर नेक्स्ट था स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम हम तब यूज़ करते थे जहाँ पे क्या था कि जो लैंड था वो अनइवन होता था, मतलब जहाँ पे जैसे ढलान वगैरह ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे अगर हम पानी फेंकते तो वो एक तरफ ज़्यादा चला जाता, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। या फिर जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे क्या करते थे हम कि सोर्स ऑफ वाटर से एक पाइप को लेके आते और उसके आगे एक परपेंडिकुलर पाइप को लगा देते, और यहाँ पे कुछ नोजल रहती यहाँ पे कुछ नोजल रहती। अब जैसे ही पानी ऊपर निकलता तो नोजल घूमना शुरू कर देती, ऐसे घूमना शुरू करेगी तो पानी क्या होगा, वो भी ऐसे जैसे छिड़काव होता है उसी तरह से पूरे के पूरे प्लांट में जो क्रॉप में जाना शुरू कर देगा। जैसे बारिश होती है ना कि मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी मिल जाता है, तो ये भी वैसा ही है कि ठीक है, जो नोजल थी वो क्या करती थी, घूमती थी, जिसकी वजह से जो है वो पूरी की पूरी फसल के ऊपर छिड़काव हो जाता था, तो मैक्सिमम जो पूरी की पूरी जो फसल थी उनको पानी मिल जाता था। तो इसी तरह से जो ये 2 मेथड है इरिगेशन के, ठीक है, इनसे पानी की बहुत बचत होती है, मतलब बहुत कम पानी में हम बहुत ज़्यादा जो फसल थी उनको इरिगेट कर सकते थे। अब क्वेश्चन आता है, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अब देखो, जैसे ही वीट नाम लिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वीट होती है रबी क्रॉप, ठीक है, और रबी क्रॉप को हम ग्रो करवाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है, इसको ग्रो करवाते हैं हम विंटर सीजन में, ठीक है। अब अगर इसको हम खरीफ सीजन में ग्रो करवाएंगे, मतलब रेनी सीजन में ग्रो करवाएंगे, तो क्या होगा। अब हमें पता है कि जो भी वीट होती है वो विंटर सीजन में ग्रो करती है, जहाँ पे क्या होता है कि उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम उनको खरीफ सीजन में ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा, वो कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल होगी, ठीक है। ज़्यादा पानी मिलेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इनको एक तो कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, इनको वीट को, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हम इनको खरीफ सीज़न में ग्रो नहीं करवा सकते। इसीलिए इनको हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा विंटर सीजन में ही ग्रो करवाना पड़ता है, इसलिए इनको रबी क्रॉप बोला जाता है। आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड, कि अगर हम एक खेत में, ठीक है, बार बार एक ही फसल को अगर उगाते रहते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है
वो किस तरह से अफेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो फील्ड में, खेत में एक जो मिट्टी होती है उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, एक बार फसल को ग्रो कर लिया, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो फर्स्ट इस क्रॉप ने ले लिए, प्लांट ने ले लिए। ठीक है, तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट की है जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट जो सीज़न में फिर से सेम फसल को लगाते हैं तो मिट्टी के अंदर तो न्यूट्रिएंट थे ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे और वो होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जो उपज होगी वो कम होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखना चाहो लिख सकते हैं, अगर जो आपको समझ आया है वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, कि वीड्स क्या होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब वीड्स क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया था कि फसल के अंदर, ठीक है, कुछ प्राकृतिक तरीके से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, उनको बोला जाता है वीड्स। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ठीक है, उनको बोला जाता है वीड्स। अब ये क्या होता है कि वीड्स को आप अनडिजायरेबल प्लांट भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको आप चाहते नहीं एक्चुअली कि प्लांट है वो फील्ड में लगे, खेतों में लगे। अब क्या होता है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ठीक है, वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेथड कॉल्ड वीडिंग। अब जो वीड्स हैं, जो वो पौधे हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वीडिंग से। अब जो वीडिंग है वो कितने तरीक़ों से की जा सकती है। वीडिंग की जा सकती है टिलिंग की मदद से। ठीक है, सोइंग से पहले, बीज लगाने से पहले हम टिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं वो सूख जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और एक और तरीका है मैनुअल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, खुरपी की मदद से जो वीड्स थे उनको निकाल देते हैं, या फिर जो दराटी होती थी उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उनको ग्राउंड के नज़दीक से काट देते हैं ताकि वो ज़्यादा ग्रो ना करें। या फिर एक और तरीका था केमिकल मेथड से। ठीक है, कुछ वीडिसाइड्स होते हैं, मतलब केमिकल से बने हुए सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम क्या करते थे, खेतों के में छिड़काव करते थे, स्प्रे करते थे, जो कि वीड्स की ग्रोथ को रोकते थे। वो केमिकल क्या करते थे कि जो भी हमारे पास वीड होता था, जो भी अनडिजायरेबल प्लांट होता था, उनको ग्रो होने से रोकता था और उनको एक तरह से सूखा देता था, जिसकी वजह से वो मर जाते थे। तो इसी तरह से जो वीड्स है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, आसान सा है। ठीक है, कि खेतों में जो फसल है वहाँ पे जो घास होता है जो हमें चाहिए नहीं होता है, या तो हम खुद निकाल सकते हैं, या तो स्प्रे करके हम क्या कर सकते हैं, उसको वहीं पे जो वीड थी उनको मार देते हैं, ताकि हमारी फसल को अफेक्ट ना करे, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करे, जिसकी वजह से उनको जो न्यूट्रिएंट है ना वो भी प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।